हेलो स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप लोगों की तैयारियाँ बहुत अच्छी चल रही होंगी। और सामाजिक विज्ञान विषय थोड़ा सा लेंदी होता है, लेकिन इस रिवीजन के माध्यम से अब आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा। और यदि फिर भी कोई आपको परेशानी है, यदि कोई कॉन्सेप्ट में दिक्कत है, तो आप लोग निश्चित रूप से अपने टीचर्स के भी कांटेक्ट में होंगे, उनसे भी बातचीत कर रहे होंगे। और यदि कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में भी लिखिए। चलिए, अपन ज़्यादा समय खराब नहीं करते हैं। सामाजिक विज्ञान विषय का जो रिवीजन सेशन हमारा चल रहा है, इसके पहले फेज़ में हम लोगों ने 26 अंकों की तैयारी कर चुके हैं और आज हम लेकर के आए हैं अगले 4 अंक, मुद्रा और साख। चलिए देखते हैं। अपन मुद्रा और साख की बात करते समय हमें जानना पड़ेगा कि जब व्यक्ति पहले अपना उत्पादन करता था तो अपने ही उत्पादन से उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाया करती थी। धीरे धीरे जब लोगों की आवश्यकताएं बढ़ती गईं, तब विनिमय का एक नया रूप हमारे सामने आता है, जिसको हम बोलते हैं वस्तु विनिमय। वस्तु विनिमय में होता क्या है कि एक वस्तु के बदले में दूसरी वस्तु ले लिए। बहुत सिंपली, किसी तरह की कोई दिक्कत ही नहीं, लेकिन इसमें भी कुछ कठिनाइयाँ आने लगी। चलिए सबसे पहले अपन देख लेते हैं वस्तु विनिमय में कठिनाइयाँ क्या आती हैं। यहाँ पर अपन देखते हैं ये हो रहा है वस्तु विनिमय। यानी वस्तु विनिमय कब पूरा होगा? जब आवश्यकता का दोहरा संयोग होगा। इस व्यक्ति को मछली की ज़रूरत है, इस व्यक्ति को घंटी की ज़रूरत है, इसने इसको दे दिया सामान अपना और इसको ले लिया। यानी आवश्यकता का दोहरा संयोग। जिस वस्तु की ज़रूरत इसे थी वो इसको मिल गई, और जिस वस्तु की ज़रूरत इसे थी उसे मिल गई। यानी आवश्यकता का दोहरा संयोग पूरा हो गया। लेकिन कभी कभी इसमें हो जाती हैं कठिनाइयाँ। कठिनाइयाँ क्या होती हैं? चलिए अपन देखते हैं इनके माध्यम से। एक जूते वाला है, एक मटके वाला है और एक गेहूँ वाला है। जूते वाला ये बोल रहा है कि मैं जूते तो दूंगा, बदले में मेरे को गेहूं चाहिए। लेकिन गेहूं वाला बोल रहा है कि मैं जूते के बदले में गेहूं दूंगा नहीं, मैं तो कपड़े के बदले में गेहूं दूंगा। और इधर मटके वाला बोल रहा है कि मेरे पास गेहूं तो है नहीं है, लेकिन मुझे जूते चाहिए। अब ऐसे में आवश्यकता का दोहरा संयोग पूरा हो ही नहीं सकता। अर्थात आवश्यकता का दोहरा संयोग वस्तु विनिमय अर्थव्यवस्था की नींव है। आवश्यकता के दोहरे संयोग का अगर अभाव है तो वस्तु विनिमय प्रणाली निश्चित रूप से सफल होने वाली नहीं है। इसके संदर्भ में बहुत विस्तार से हम लोगों ने पहले भी मुख्य वीडियो में बात कर चुके हैं। यदि कुछ कन्फ्यूजन उसमें आपको हो तो आप वहां जाकर के देख लीजिएगा। तो इस तरह से आवश्यकता के दोहरे संयोग के बिना वस्तु विनिमय प्रणाली नहीं चल सकती। तो सवाल ये आता है कि क्या किया जाए, इसके लिए विनिमय का माध्यम क्या हो ताकि आवश्यकताओं के दोहरे संयोग की जरूरत पड़े ही ना। तो इसको खत्म करने के लिए सामने आई मुद्रा। और जब मुद्रा सामने आती है तो वस्तु विनिमय के कारण जो कठिनाई हो रही थी वे कठिनाई समाप्त होती हैं और विनिमय का नया माध्यम आ जाता है मुद्रा। मुद्रा के माध्यम से जो विनिमय होता है उसे मौद्रिक विनिमय कहते हैं। और इसके कारण क्या सहूलियतें हुई तो हम देखते हैं मुख्य रूप से 2 सहूलियतें हमारे सामने आती हैं। पहला, विनिमय के माध्यम के रूप में ये काम करती है, और दूसरा, मुद्रा मध्यवर्ती वस्तु की भूमिका निभाती है। अर्थात अब आपके पास जूते होना हो, गेहूं होना हो, मटके होना हो, आप ये सारी चीज़ें खरीद सकते हैं। इस तरह से मौद्रिक विनिमय की शुरुआत होती है। और जब मौद्रिक विनिमय की शुरुआत होती है तो हम ये देखते हैं कि प्रारंभिक स्वरूप इसका क्या रहा होगा। चलिए अपन इसको भी देख लेते हैं। मुद्रा के आरंभिक स्वरूप की अगर हम बात करते हैं तो हमको सबसे पहले दिखाई देते हैं कि जानवरों का, गाय, बकरी, कौड़ी का भी उपयोग करते देखते हैं। सीप, जानवर की खाल, हाथी दांत, पंचमार्क सिक्के, गुप्तकालीन सिक्के, तमाम चीज़ें हमको दिखाई देती हैं। लेकिन इनमें भी अपनी कुछ कठिनाइयाँ हैं। कठिनाइयाँ क्या हैं? इनको इकट्ठा रखने की समस्या है और इनके प्रमाणीकरण का अभाव है कि भाई प्रमाणीकरण मतलब एक गाय के बदले में कितनी बकरी होगी, इसकी कीमत क्या होगी, इसकी कीमत क्या होगी, यदि हमें इसे लंबे समय तक इकट्ठा रखना हो तो कैसे रखेंगे, ये तमाम समस्याएं थी। तब फिर एक नया रूप आता है धातु के सिक्कों का। तो राजा महाराजाओं ने धातु के सिक्कों को ढालना शुरू कर दिया। ये पिछले शताब्दी तक प्रचलन में दिखाई देता है। लेकिन इसकी भी अपनी कठिनाइयाँ थीं। क्यों? समय के साथ साथ धातु मुद्रा में जो मुख्य कठिनाई आई वो था इनका डुप्लीकेसी, यानी धातुओं में मिलावट की जाकर और नकली धातु के सिक्के मार्केट में आने लगे। तब फिर इसका उपाय आया मुद्रा के आधुनिक रूप में। चलिए अपन देखते हैं मुद्रा के आधुनिक रूप। मुद्रा के आधुनिक रूप को आगे बढ़ाते हैं, वो आता है करेंसी के रूप में सामने। करेंसी कैसे? कागज के नोट के रूप में या सिक्कों के रूप में। लेकिन इनकी भी अपनी एक कठिनाई या एक कंफ्यूजन क्रिएट होता है। वो क्या है? चलिए देखते हैं। ये जो आधुनिक मुद्रा है, जो धातु, पशु या अनाज की तरह इसका खुद का कोई कीमत नहीं है, इसका खुद का कोई वैल्यू है ही नहीं है। क्यों? क्योंकि जो सोने का सिक्का है,
तो उसकी अपनी वैल्यू है। गाय मुद्रा के रूप में उपयोग कर रहे हैं, उसकी अपनी वैल्यू है। चांदी की अपनी वैल्यू है। लेकिन कागज़ का 2000 का नोट यदि उसको लेकर के आप भारत के अलावा किसी दूसरे देश में चले जाओ जहां आपके नोट को कोई नहीं जानता, तो वहां तो एक कागज़ का टुकड़ा मात्र है ये। लेकिन अगर आप सोने का सिक्का लेके जाओगे तो वहां पर भी कोई भी ले लेगा। तो सवाल ये उठता है कि जब इस कागज़ के नोट की अपने आप में कोई कीमत है ही नहीं, तो फिर यह विनिमय के माध्यम के रूप में स्वीकार क्यों किया गया? तो सामने आती है भारत सरकार। भारत सरकार यानी किसी भी देश की सरकार और उस देश का बड़ा बैंक जो होता है, जैसे भारत में रिजर्व बैंक है, यह जो है भारतीय नोटों को जारी करता है। और भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा जारी कोई भी नोट जो है कोई व्यक्ति भारतीय क्षेत्र में अस्वीकार नहीं कर सकता। ना ही कोई व्यक्ति या संस्था इसे छाप सकती है। अगर कोई और छापेगा तो उसे जेल की सज़ा हो सकती है, वह अपराध कहलाएगा। इस वजह से ये जो करेंसी नोट और सिक्के हैं ये मुद्रा के रूप में मान्य हो जाते हैं। चलो मान लिया कि मुद्रा के रूप में हमारी भारत सरकार ने हमको ऑथराइज कर दिया है, 2000 का नोट हो, 500 का नोट हो, ये हमारे काम करता है। लेकिन अगर किसी चलते हुए नोट को बाहर करना हो, जैसे अभी 2019 में 1000 और 500 के नोटों को बंद कर दिया गया, वो क्या कहलाता है? वह कहलाता है विमुद्रीकरण, डिमोनेटाइजेशन। मतलब जो संस्था नोट जारी करती है वही संस्था प्रचलित मुद्रा को चलन से बाहर कर देती है, उसको बोलते हैं विमुद्रीकरण। लेकिन हम बात कर रहे हैं मुद्रा की। हमने महीने भर काम किया, 1 तारीख को तनख्वाह मिल गई, 1 तारीख से खर्च करते 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 हमारे पास आ गई 20 तारीख या 25 तारीख। अब 25 तारीख को हमारे पास में कुछ पैसे बच गए, मतलब हमारे पास में महीने के अंत में सारा खर्च करने के बाद कुछ बचत हो गई। धीरे धीरे करके यह बचत बहुत ज़्यादा हो गई। अब इस बचत को हमें सुरक्षित रखना पड़ेगा, नहीं तो हमें भय रहेगा कि यह तो अनावश्यक खर्च हो जाएगा या चोरी भी हो सकती है। तो इसको सुरक्षित रखने के लिए आते हैं हमारे सामने बैंक। अब जब बैंक सामने आते हैं तो बैंक में जाकर के अपन खाता खोला और पैसे जमा कर दिए, यानी बैंक में जब हमने जो पैसा जमा किया वह कहलाता है मांग जमा। क्या कहलाता है? मांग जमा। और ये जो मांग जमा है यह एक विशेष सुविधा प्रदान करती है। क्या सुविधा प्रदान करती है? मुद्रा के रूप में काम करती है। मतलब यह चेक लिखने की सुविधा देती है। यदि आपको किसी व्यक्ति को पैसे देना हो तो आप अपनी मांग जमा की राशि के अनुसार चेक लिख दीजिए, उसको भुगतान हो जाएगा। बैंक यह अनुभव किया कि लगभग मांग जमा में से 10% के लगभग लोग राशि निकालते हैं, बाकी का उपयोग नहीं करते। तो बैंक ने 15% राशि मांग जमा के रूप में अपने पास में रख ली। अब सवाल आता है शेष 85% का क्या करती है? तो वह ऋण के रूप में उसको देने लगती। चूंकि बैंक जो है वह कोई चैरिटी संस्था तो है नहीं है, वो भी अपना लाभ कमाएगी। तो इस तरह से बैंक जो है 85% की राशि लोन के रूप में ज़रूरतमंद लोगों को बांट देती है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो बैंक है वह जमाकर्ता और कर्जदार के बीच में एक मध्यस्थता की भूमिका निभाता है। साथ ही साथ ये जो 85% का लोन बैंक दे रहा है यही बैंक की आय का स्रोत होता है। अब सवाल हमारे सामने आता है, क्या बैंक सभी को लोन दे देता है? जी नहीं, बैंक उसी को लोन देता है जिसके पास में साख होती है। तो साख से आपको समझ में आ रहा होगा कि साख किसे कहते हैं। अर्थशास्त्र के टर्म में किसी भी उधारी को लौटा देने की क्षमता या भरोसा ही साख कहलाती है। मतलब ये चाहे बैंक की दृष्टिकोण से देख लें आप, चाहे नॉन बैंकिंग सेक्टर से ले लें आप, किसी भी व्यक्ति से, साहूकार से, महाजन से, नियोक्ता से, मार्केट से, किराना दुकान वाले से, किसी से भी आप लोन ले रहे हैं, किसी से भी आप उधारी या ऋण ले रहे हैं या पैसे की मांग कर रहे हैं, तो वो आपको लोन तभी देगा, तभी आपको उधारी देगा जब आपकी उसके पास में साख होगी। अब अपन देखते हैं सलीम और स्वप्ना का केस साख के मामले में। सलीम और स्वप्ना दोनों ने बैंकों से लोन नहीं लिया था। ये जूते वाला था और ये किसान थी। सलीम का जो लोन था सलीम के लिए सकारात्मक भूमिका निभाता है और स्वप्ना का जो बैंक था वह स्वप्ना के लिए नकारात्मक भूमिका निभाता है। मतलब लोन जो है वह किसी भी व्यक्ति के लिए सकारात्मक या नकारात्मक भूमिका तब निभाता है जब लोन लेने के बाद में परिस्थितियां जो है संभलती नहीं है, परिस्थितियां जो है हैंडलिंग नहीं हो पाती प्रॉपर तरीके से, जैसे स्वप्ना के साथ होता है। स्वप्ना ने लोन लिया और उसकी फसल खराब हो गई, दोबारा लोन लिया फिर भी उसकी फसल अच्छी नहीं आ पाई और इस चक्कर में स्वप्ना हो गई बर्बाद और वह लगातार लोन लेते हुए अपने आप को उबारने के चक्कर में कर्ज जाल में फंस गई। अर्थात ऋण की भूमिका सकारात्मक भी होती है और नकारात्मक भी होती है। यह डिपेंड करता है आपकी परिस्थितियों के ऊपर और उन परिस्थितियों को आप किस तरह से हैंडल करते हैं।
तो अब चाहे सलीम लोन ले, चाहे स्वप्ना लोन ले, चाहे बैंक लोन दे, चाहे साहूकार लोन दे, चाहे कोई भी लोन दे, आप किसी से उधारी लेने जाओगे तो उधारी आपको देने वाला और आप लेने वाले आपस में कोई ना कोई कंडीशन तो तय करोगे। तो इसको कहते हैं ऋण की शर्तें। चलिए देखते हैं ऋण की शर्तें क्या क्या होती हैं। ऋण की शर्तों की बात करते हैं। पहली शर्त होती है ऋण की राशि, दूसरी होती है ब्याज दर, तीसरा होता है समर्थक ऋणाधार, चौथा होता है ऋण की अवधि, पांचवा होता है अदायगी का स्वरूप और छठवां होता है आवश्यक दस्तावेज। इस तरह से आप इनको लिख सकते हैं कि ऋण की शर्तों के रूप में ऋण की राशि आपने कितनी ली है, ब्याज दर आप मासिक मंथली लेना चाहते हैं या ईयरली लेना चाहते हैं, एनुअली लेना चाहते हैं, ये डिपेंड करता है। समर्थक ऋणाधार यानी गारंटी या गिरवी के रूप में आप क्या रख रहे हैं, ऋण की अवधि कितनी रखना चाहते हैं, वार्षिक, मासिक, त्रैमासिक, पंचवर्षीय, जो भी रखना हो। अदायगी का स्वरूप मतलब ऋण आप कैसे पटाना चाहते हैं, नकदी पटाना चाहते हैं, किसी वस्तु के माध्यम से पटाना चाहते हैं, या ज़मीन बेचकर पटाना चाहते हैं, या सेवाएं देकर पटाना चाहते हैं। इस तरह से आप लोन को चुकता करने का अपना तरीका बता देते हैं आप देनदार को, और इस तरह से फिर अंत में आवश्यक दस्तावेज तैयार होते हैं, उन पर लिखा पढ़ी होती है कि शर्तें हो जाती हैं तैयार। चलिए आगे बढ़ते हैं। अपन साख के बारे में हम बात कर रहे थे कि साख जो है वह कैसे तैयार होती है और किन किन क्षेत्रों में होती है। तो चलिए साख के संदर्भ में अपन चलते हैं सोनपुर गांव। सोनपुर गांव में श्यामलाल, रमा, अरुण और 2300 किसान हैं। श्यामलाल महाजन से लोन लेता है और 60% वार्षिक की दर से लोन लेता है, बाद में कुछ व्यापारी से भी ले लेता है। रमा अपने मालिक से लोन लेती है, वह भी लगभग 60% वार्षिक की दर से लेती है। अरुण बैंक से लोन लेता है और वह लोन लेता है 8.5% की दर से वार्षिक में। 2300 किसान हैं वहीं पर, उन्होंने अपनी खुद की सहकारी समिति बनाई है। पैसा जोड़ जोड़ के उन्होंने क्या किया, एक राशि अच्छी खासी जमा कर ली। अब वह राशि किसानों को वे बांटते हैं और उससे अपनी इनकम बढ़ाते हैं। तो इस तरह से हमने देखा कि रमा और श्यामलाल ने साहूकार और मालिक से लोन लिया, जबकि अरुण ने बैंक से लोन लिया, और ये सहकारी समिति जो है जिनको लोन दे रही है उनको भी बहुत कम ब्याज दर पर दे रही है। तो इस तरह से अलग अलग लोग जो लोन देते हैं या जो उधारी देते हैं, उनका अगर हम वर्गीकरण करें तो हमको दो क्षेत्रक दिखाई देते हैं। पहला क्षेत्रक अनौपचारिक साख क्षेत्र और दूसरा दिखाई देता है औपचारिक साख क्षेत्र। अनौपचारिक साख क्षेत्र के बारे में अगर अपन बात करते हैं तो हमको निकल के आता है ग्रामीण क्षेत्रों में अभी भी अनौपचारिक साख क्षेत्र से लोन लेने वालों की संख्या हमको लगभग 50% दिखाई देती है, और औपचारिक क्षेत्रकों से भी लोग 50% लेते हैं, लेकिन अनौपचारिक क्षेत्रकों से लोन लेने वाले लोग ऋण जाल में फंसते दिखाई देते हैं हमको। अब अपन आते हैं शहरी क्षेत्रों में। तो शहरी क्षेत्रों में अपन जब इस चार्ट का अध्ययन करते हैं तो हमको समझ में आता है कि गरीब और कम संपत्ति वाले लोग अनौपचारिक क्षेत्रकों से ऋण ले रहे हैं, जबकि अमीर और अधिक पैसे वाले समृद्ध परिवार के लोग औपचारिक क्षेत्रकों मतलब बैंक या सहकारी समितियों से लोन ले रहे हैं। तो सवाल ये आता है कि जब बैंक या सहकारी समिति जो कि औपचारिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं वो कम ब्याज दर पर लोन लेते हैं, तो लोग फिर अनौपचारिक साख क्षेत्र के चक्कर में फंसकर अपनी ज़िंदगी बर्बाद क्यों करते हैं, अपनी इनकम खराब क्यों करते हैं, कर्ज जाल में क्यों फंसते हैं। एक और बात आती है, औपचारिक साख क्षेत्र में रिजर्व बैंक जैसी संस्थाएं जो है वो उसका नियंत्रण करती हैं, उसकी निगरानी करती हैं। कैसे लोन दे रहे हो, क्या केवल अमीरों को लोन दे रहे हो, गरीबों को तो आप डांट के नहीं भगा रहे हो, लोन की राशि आप बराबर परसेंटेज, लोन का जो ब्याज दर है वो ज़्यादा तो नहीं है। ये तमाम चीज़ें देखने के लिए औपचारिक क्षेत्र में रिजर्व बैंक जो है निगरानी का काम करता है। अनौपचारिक साख क्षेत्रक में ऐसी निगरानी का काम करना बड़ा कठिन काम है। हालांकि इसके लिए नियम बने हुए हैं, लेकिन फिर भी कठिन काम है। तब भी लोग जो है अनौपचारिक साख क्षेत्र की तरफ 50% लोग क्यों आगे बढ़ रहे हैं और औपचारिक साख क्षेत्र की तरफ क्यों नहीं आ रहे हैं। इसका मुख्य कारण है गरीबी और अशिक्षा, साथ ही साथ जानकारी का अभाव और साख का निर्माण नहीं होना। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, साख निर्माण के लिए एक नया तरीका अपना लिया जिसको बोलते हैं हम स्वयं सहायता समूह। गरीबों का जो स्वयं सहायता समूह होता है वह क्या करता है, गरीब महिलाएं जो है एक साथ 15 से 20 महिलाएं सदस्य बन जाती हैं। वे लोग एक बैंक में या समिति में जाकर खाता खोल लेती हैं। 20 रुपये से लेकर 100 रुपये तक की बचत करते हुए वे बैंक में 10-15 हज़ार 20 हज़ार रुपये जमा कर देती हैं, जिससे उनकी साख का निर्माण होता है और उनको लोन मिल जाता है। और जब लोन मिलता है तब क्या होता है, उनका सशक्तिकरण हो जाता है, यानी वो स्वावलंबी हो जाती हैं, अपने खुद का उद्योग स्थापित कर सकती हैं, आर्थिक रूप से सशक्त हो सकती हैं। इस तरह से स्व सहायता समूह जो है वह साख निर्माण की या साख की जो समस्या होती है उसे दूर करने का काम करता है।
जब महिलाओं के सशक्तिकरण की बात आती है तो अपन अपने पड़ोसी देश बांग्लादेश जाते हैं। बांग्लादेश में होता क्या है कि एक बांग्लादेश ग्रामीण बैंक का गठन किया जाता है और इसके गठन का काम करते हैं मोहम्मद यूनिस, जिनको 2006 में नोबेल पुरस्कार मिला होता है। इन्होंने 1970 में बांग्लादेश ग्रामीण बैंक की स्थापना की और महिलाओं की साख का निर्माण का काम किया, जिससे उनकी जीवन स्तर में वृद्धि हुई। वर्तमान समय में मोहम्मद यूनुस जो हैं वे बांग्लादेश के राष्ट्रपति हैं। तो इस तरह से मुद्रा और साख वाला यह अध्याय आपने बहुत ही स्पीड से बिल्कुल एक बार में बहुत अच्छे से जान लिया और समझ लिया। इस प्रकार इस 4 अंक के मुद्रा और साख अध्याय के पूरे होने के साथ ही आपका 30 अंकों का रिवीजन बहुत अच्छे से हो चुका है। तो इसी के साथ चलिए मुझे दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।